हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अजय कुमार एजे स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 10th वर्ग की तैयारी जो है आप ठीक ढंग से कर रहे होंगे। आज सबसे पहले सभी बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्मदिन है। आज उनके जन्म का जो है 130 साल हो चुका है। ठीक है, सभी लोग जो है स्टूडेंट्स लोग जो है, बच्चे लोग जो है, इनके जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये एक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और एक योग्य नागरिक भी थे। नागरिकता इनमें जो है भरपूर मात्रा में भरा हुआ था। लोग जो है बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए जो है इनके जन्मदिन पर जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग जो है बेसब्री कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का ऑब्जेक्टिव बनाइए, मैथ्स का ऑब्जेक्टिव बनाइए और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बनाइए। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही रोमांचक ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ये जो वीडियो में देखिए 50 ऑब्जेक्टिव है और ये 50 ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, 2011 से लेकर के 2019 तक के फिजिक्स का 1 से 5 पार्ट तक, केमिस्ट्री का 1 से 4 पार्ट तक और बायो का जो है 1 से 2 पार्ट तक का हम क्वेश्चन चूज करके जो इस वीडियो में लाए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है जो कि वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट में जो हम जानेंगे 50 क्वेश्चन और मतलब 100 क्वेश्चन इतना से जानेंगे। 100 क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे। इसके बाद जब मॉडल पेपर का भी वीडियो का करवाया जाएगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, तरह तरह के मैथ का भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। संस्कृत का व्याकरण भी आपको बताया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिल सके और अपने दोस्तों से के भी साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ हो सके। चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके देखिए पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन करा है आपका कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से परिघटना को दर्शाता है ना। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के कौन से परिघटना को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परिकिरणन के घटना को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे का है टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परिकिरणन घटना को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, है ना। ऑक्सीजन का ह्रास होना का मतलब तो ऑक्सीजन का त्यागना या कमी होना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का कमी होना। हम आपको बताए थे कि अभी रासायनिक अभिक्रिया एक होता है अपचयन होता है, एक उपचयन होता है जिसको ऑक्सीकरण और अपकरण भी हम कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन का त्याग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, दोनों में से कोई एक घटना अगर घटे तो उस प्रकार के अभिक्रिया कहते हैं हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है क्या चीज़ आपका, वह आपका अपचयन कहलाएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन का ह्रास जो है अपचयन कहलाता है, याद रखिएगा। और दोनों के सम्मिलित रूप को, ठीक है, दोनों के सम्मिलित रूप को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। दोनों के सम्मिलित रूप को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ हो। एक बात और याद रखिएगा, हम ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और अपकरण को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन के पश्चात जो कितने परिभ्रमण के पश्चात जो परिवर्तन आता है। तो मोटर के बारे में हम जानते थे। मोटर में जो है एक विभक्त वलय लगा हुआ होता है और मोटर जो काम करता है कि जब मोटर घूमता है तो प्रत्येक
अर्ध घूर्णन के बाद इसकी दिशा में परिवर्तन होता है ना। जब आधा घूर्णन करता है तो आधे घूर्णन के बाद इसके दिशा में क्या होता है, परिवर्तन, जिसको हम दिक् परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। 2011 से 19 तक के जितना भी क्वेश्चन पूछा सभी का हम सोल्यूशन यहाँ पर कलेक्शन कर करके लाए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सल्फर परमाणु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर परमाणु के बातम कक्षा में। ठीक है, तो हमको पता है कि सल्फर परमाणु के बातम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आपका है, 6 है। ठीक है दोस्तों, सल्फर के जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 6 है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर देखा जाए, ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो हम जानते थे कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है ना। C6H12O6 तो किसका पूछा, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की संख्या आप यहाँ से बता सकते हैं कितना है, 6 है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें क्या राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। कहता है कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है ना। बिंब दूरी, बिंब का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमको पता कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो चिन्ह होता है वह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु बिंब की जो बिंब दूरी होती है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन का वीडियो जो डाल चुका गया है, काफ़ी डिटेल्स में हम आपको पढ़ाए हैं, है ना। ऐसा वे में पढ़ाएं ताकि मैंने कोई भी जो कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा उसको सीख सकते हैं। यदि आपको तकलीफ़ होता है तो हमें कमेंट करें और भी हम सुधार करेंगे। क्या दर्पण फॉर्मूला उसमें प्रूफ कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है ना। तो पीत रस हमको पता है कि पीत रस जो यकृत से स्रावित होता है। शरीर का पाचन अंग का जो एक भाग है जो यकृत होता है, उस यकृत से जो है पीत रस का स्राव होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के पास अगर चलते हैं तो 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी कौन आपका है, प्लाज्मोडियम, है ना। ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ये आपका मलेरिया परजीवी है। ठीक है, आइए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास आप लेकर चलते हैं कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ये याद रखिएगा कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है कि एल्युमिनियम जब किसी ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद जो है यह अपने ऊपर एक ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है, जिसके कारण जो है इसमें जंग लगने या क्षय होने की समस्या दूर हो जाती है। और इस पूरी घटना को पता हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं एनोडीकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, बात देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि एनोडीकरण किस धातु में होता है। 1 नंबर पूछ सकता है तो इसे एल्युमिनियम में बोलेंगे। और ये एनोडीकरण है क्या, तो एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जमाती है, जिसके कारण वह संक्षारित होने से बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, हम एनोडीकरण की घटना कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को गौर कीजिए। जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका चुनिंदा क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर आप तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका क्वेश्चन जो हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में डाल रहा है कि मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु, एक नज़दीक बिंदु एक दूर बिंदु। तो दूर बिंदु अगर नज़दीक आपसे पूछे, नियरेस्ट पॉइंट पूछे, न्यूनतम बिंदु, तो हमको पता है कि न्यूनतम बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है ना। स्वच्छ मनुष्य के लिए आँख का जो न्यूनतम दूरी वो आपका 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कहा दूर बिंदु माने इन्फिनाइट बोल रहा है ना। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है आँख का वो अनंत होता है, इसका कोई लिमिट है नहीं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। अगर नज़दीक पूछे तो 25 सेंटीमीटर, और जबकि आपका अनंत अगर पूछता दूर पूछता तो क्या मारेंगे हम, 25 सेंटीमीटर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजिक प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है ना। कह समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या। तो समांतर क्रम में हम किसी भी रूप से कोई प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, अर्थात उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। ये आपका इस 11 क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पर एकदम गौर करें, बहुत महत्वपूर्ण, टोटल सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ठीक है। तो कवक में जो पोषण की जो विधि है वह कवक में कौन सी विधि होती है, आपको होता है मृतजीवी पोषण होता है कवक में, ठीक है ना। कवक में जो पोषण की विधि है मृतजीवी पोषण है। संभोजी जो है मनुष्य वगैरह में जो संभोजी पाया जाता है, और स्वपोषण का मतलब हम जानते हैं कि वैसा पोषण जो वस्तु अपना भोजन खुद संश्लेषित करे, खुद बनाए, तो उस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। 13 नंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम गौर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित करता है मतलब पावर को निरूपित करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नहीं वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और है वाला पूछ रहा है। तो याद रखिएगा P बराबर फार्मूला होता है I भी, ठीक है। P बराबर फार्मूला होता है I भी होता है ना। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ऑप्शन पर अगर चलते हैं तो हम जानते हैं ओम के नियम से, हमको पता था कि ओम के नियम से R बराबर आपका होता है कौन सी, V बटा I, है ना। R बराबर होता है V बटा आपका होता है। अगर यहाँ से हम V का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यदि यहाँ से हम V का मान निकाल लेते हैं तो V का मान को अगर देखा जाए, V के मान, तो V का मान अगर निकल क्या था यहाँ पर R बराबर V बटा I था, तो V का मान हम निकालेंगे तो क्या निकला आपका IR निकल जाएगा, ठीक है, IR निकल जाएगा। अब जब हम जानते थे कि P बराबर क्या था, P बराबर IR था, I भी था ना। अब आइए यहाँ से हम V I और V के मान अगर पुट करते हैं क्या चाहिए R I, ठीक है, V का मतलब IR हम पुट करते हैं, अब क्या आपका प्राप्त होगा, आपको वहाँ पर प्राप्त होगा I स्क्वायर R प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राप्त हो रहा है I स्क्वायर R आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो ये बात को आप गौर कीजिए, I स्क्वायर R मतलब पावर में जो होता है P बराबर, हम P बराबर लिख सकते हैं I स्क्वायर R लिख सकते हैं, ठीक है। और भी होता है, मतलब ये भी आपका देखिए फार्मूला हो जाएगा, P बराबर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, P बराबर आपका ये भी हो सकता है ना। P का मान जो है हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2020 एग्जाम के लिए होने वाला है, ठीक है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 14 के पास लेकर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, है ना। विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक, कॉमर्शियल जो यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का, वो हम जानते हैं क्या था, किलोवाट घंटा, है ना। किलोवाट घंटा होता है ना, किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। देखिए किलोवाट घंटा आपका हो रहा है। आइए कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रहा था कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, है ना, व्यावसायिक मात्रक कॉमर्शियल एनर्जी को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा मैंने kWh होता है। और यार 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर लिखते हैं 1 यूनिट, है ना। 1 किलोवाट घंटा क्या लिखते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक 1 यूनिट होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। एक बात और हम इसमें आपको बता देते हैं कि
यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका देख क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये बात याद रखिएगा। एक होता है 1 किलोवाट घंटा, है ना, 1 किलोवाट घंटा एक है, और एक आपका होता है केवल किलोवाट। अगर आपको केवल किलोवाट पूछे, केवल आपको यदि किलोवाट दे दे मतलब 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 जूल हो जाता है। ठीक है, 1000 जूल होता है। अगर किलोवाट केवल कहे या केवल पूछे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक बताइए तो वाट बोल सकते हैं आप, है ना, वाट बोल सकते। लेकिन व्यवसायिक पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, व्यवसायिक पूछेगा तो क्या कहेंगे, यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बोलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आइए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ठीक है, मैंने, है ना, तो ये देखिए कहा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, ये आपका तर्जनी है, संकेत करता। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले ये याद रखिए कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम मोटर का सिद्धांत इस पर कार्य करते हैं, और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से किसी वस्तु पर किसी चुंबक या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, उस पर लगने वाली बल की दिशा को जो है, वेरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि लगने वाली जो बल की दिशा होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाली बल की दिशा हम फ्लेमिंग के पहले वाम हस्त नियम से ही प्राप्त करते हैं। बल की दिशा बोल रहे हैं हम, है ना, लगने वाली बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से निकालते हैं। ठीक है, और एक बात हम आपको बता देते हैं कि यदि आपसे कहे कि किस फ्लेमिंग के किस हस्त नियम से जो है कि वस्तु पर लगने वाले गति की दिशा को हम निकालते हैं, है ना, तो गति की दिशा अगर पूछे तो गति की दिशा निकालते हैं दक्षिण हस्त नियम से, राइट हैंड से निकालते हैं। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि गति का, अगर बल का पूछे तो बल को हम निकालते हैं लेफ्ट से निकालते हैं, वाम हस्त नियम से निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वाम हस्त नियम में क्या होता है कि ये आपका जो मध्यमा, मिडिल आपका कहलाता है मध्यमा, ये आपकी धारा की दिशा को बताता है। बात पर ध्यान दीजिए, ये आपकी धारा की दिशा को बताता है, जबकि ये आपका तर्जनी होता हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और मोटर के लिए ये अंगूठा जो होता है वे उस पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। ठीक है ना, बल की दिशा बताता है। ठीक है, तब अगर इसका राइट आंसर को हम देखा जाए तो चुंबक तर्जनी पूछा तो ये आपको केवल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ठीक है, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। इसका 15 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। लेकिन अगर जनरेटर पूछ दे फ्लेमिंग के बाद दक्षिण हस्त नियम, तो याद रखिएगा दोनों सेम है। ये मध्यमा धारा की दिशा, ठीक है, मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर दक्षिण कहे तो बल की दिशा, दक्षिण कहे तो बल की दिशा, और जबकि हस्त कहे तो नहीं, दक्षिण सॉरी, वाम कहे तो बल की दिशा, वाम कहे तो बल की दिशा, और दक्षिण कहे तो उस पर लगने वाली गति की दिशा को प्रेरित करता है। एक बात और बताना चाहते हैं हम कि अगर वाम पूछे तो इस पर मोटर कार्य करेगा, अगर दहिना पूछे, राइट पूछे तो इस पर जनरेटर डायनेमो काम करेगा। ठीक है, बात को सेट कीजिए। आइए चलते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहे, काफ़ी रोमांचक वीडियो ये आपका होने वाला है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि किस लेंस को आप उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष, फार, जिससे हम दूर दृष्टि दोष, पहले समझते हैं दृष्टि दोष पर हम जान लेते हैं कि दृष्टि दोष है क्या। मानव नेत्र में जो है उम्र बढ़ने से या कोई त्रुटि के कमी से जो दोष उत्पन्न होता है ना, जिससे हम नज़दीक या दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो वैसे दोष हो जाते हैं, हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। एक अबिंदुकता होता है। सबसे पहले इसका हम बता देते हैं कारण। अगर निकट दृष्टि दोष कहेगा, सिंपल समझेंगे, जो कहेगा वो होगा नहीं, उल्टा करेंगे। निकट दृष्टि दोष तो निकट वाला साफ साफ दिखेगा, जबकि दूर वाला हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए दूर के वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है और निकट के वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं, इसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस नज़दीक वाले वस्तु को बड़ा करके दिखाता है ना। और एक होता है
जरा दृष्टि दोष, इसमें ना ही नज़दीक और ना ही दूर दोनों के वस्तु जो साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसमें वाइड फोकल लेंस का उपयोग करते हैं। और एक होता है कि अबिंदुकता, इसमें क्या होता है कि हमारे जो आँख का रेटिना है उसकी मांसपेशियाँ जो एक सिकुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो है वस्तु अपने वास्तविक आकार नहीं दिख पाता है ना, वस्तु जो है अपने वास्तविक आकार नहीं दिख पाता, इसीलिए इसमें हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इस पर हम बेलनाकार लेंस, ठीक है, तो अबिंदुकता के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होता है 2n², है ना। 2n² से हम पता कर सकते हैं कितने कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 कोश में याद रखिएगा जो आपका 1 कोश L होता है इसमें 2 होता है, ठीक है। L का आपका M होता है, इसमें आपका 8 होता है। LM फिर आपका N होता है, इसमें आपका कितना होता है आपका 18 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 32 होता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा काला प्रतीत होगा। कारण क्या है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन वहाँ पर नहीं हो पाता, फलतः वहाँ पर यात्रियों को जो आकाश जो हमें काला प्रतीत होता है। में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखिए आ गया है, क्वेश्चन नंबर 19। एकदम रट लीजिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। 4 पार्ट का वीडियो केमिस्ट्री का डाला जाएगा, बहुत रोमांचक सब्जेक्ट है, रोमांचक विषय है। टाइम नहीं मिलने के कारण जो है हम अभी थोड़ा नए वीडियो डाल रहे हैं, समय नहीं मिल पाता। अभी बच्चे लोग पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि 10th का एग्ज़ाम भी आ गया है, कोचिंग में चलाना पड़ता है, साथ साथ आपके लिए वीडियो भी हम लेकर के आ रहे हैं, है ना। फिर भी हम आशा कोशिश करेंगे कि इस बार 2020 का सिलेबस जो हम आपके पास संस्कृत, मैथ और साइंस का पूरा कर दें, ठीक है। वीडियो को देखते रहें। चलिए देखते हैं कि ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन 19 कहता कि एल्केन एन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसको हम तरीका से याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर लास्ट में आ जाए एन, ठीक है, ऐसे सामान्य फॉर्मूला होता है इसका, लास्ट में आ जाए एन, तो एन रहे तब प्लस में 2 कर देंगे, ठीक है। एन रहे तो क्या करेंगे प्लस में 2 कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर है इन दीर्घईकार ई आना, इन रहे तो कुछ नहीं, छुच्छे 0, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर है आइन, ठीक है, क्या रहे आइन, उसके बाद अगर आ जाए आपका आइन आ जाए, ठीक है, आइन आ जाए तो आइन में आपका माइनस क्या होता है 2 होता है। सब के लिए देखिए CnH2n यदि +2 कर दिया, कर दिया तो क्या आपका आ जाएगा एल्केन ग्रुप, ठीक है, एन ग्रुप, ठीक है। अगर केवल आपको हम कर दें, अगर केवल आपको यहाँ पर कर दिया जाए कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको हम फार्मूला लिख दें, फार्मूला अगर आपसे देखिए लिख देते हैं CnH2n, केवल इतना हम लिख दिया, ठीक है। तो ये कहाँ चल जाएगा आपका, ये आपका चल जाएगा एल्कीन, इन लास्ट में आपका इन प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। ट्रिक पर याद कर सकते हैं एन इन आइन, ठीक है ना, एन इन आइन करके हम उसको याद कर सकते हैं। अगर इन रहे तो इसमें केवल लास्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब आइए आइन, अगर आइन दे दे तो आइन वाला में आपका कहते हैं आइन, इसमें आपका +2 जुड़ता है, मतलब इसका हो जाएगा CnH2n आप +2 इसमें जोड़ देंगे, है ना, इसमें +2 जुटेगा, ठीक है। अब आ जाइए, सॉरी इसमें 2 नहीं जुटेगा, इसमें आपका माइनस में हो जाएगा, इसमें आपका माइनस होगा, -2 इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका -2 होगा। मैं याद रखिएगा जो एल्काइन होगा, एल्काइन में आपका CnH2n -2 होगा। तो वो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि एल्केन, तो एन का फॉर्मूला आपका +2 वाला होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 कहता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था होता है। कमरे के ताप पर अकौची का अधातु, नॉन मेटल, है ना। तो नॉन मेटल कहेगा तो क्या मारेंगे ब्रोमीन, मेटल कहेगा तो क्या मारेंगे पारा को मारेंगे, लेकिन मेटल नहीं बोला, नॉन बोला है, इसीलिए आपका क्या राइट होगा, आपका ब्रोमीन जो है सही हो जाएगा, है ना, ब्रोमीन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।
22 नंबर कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा, जिसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं, सरफ भी कहते हैं, धोबन सोडा भी कहते हैं। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक आपका है वह आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये भी क्वेश्चन बराबर दे रहा है कि जो धोबन सोडा है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर है, इसमें जल के कितने अणु है। तो याद रखेंगे वॉशिंग पाउडर में जल के अणुओं का कितना आपका 10 है, ठीक है। इसमें अणुओं का कितना आपका है 10 है। चलिए याद है, जो अगर पहला अगर पूछ दिया, अगर आपके पूछे खाने वाला सोडा कास्टिक सोडा, तो आपका NaHCO3 है ना, NaHCO3, और ये आपका Na2 और CO3 इंटू 10H2 ये आपका वॉशिंग सोडा का है, ठीक है। चलिए और आइए क्वेश्चन चलता है कि और चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर, अगर 23 को देखा जाए तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। तो वायुमंडल जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको कौन सा रंग ज़्यादा दिखाई देता है ना, तो नीले रंग दिखाई देता है। मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण आकाश में हमें नीला दिखाई देता है। प्रत्येक चैप्टर का मैंने हम सॉल्यूशन ला करके आपको देंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में वो करवाया जाएगा। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, है ना। प्रकाश का जो स्पीड है किसमें अधिकतम मैक्सिमम है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल हमको मालूम है हवा में मैक्सिमम होगा, है ना। हवा में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होता है, निर्वात की तुलना में जो है हवा में भी लिया जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल आपका ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका जल है, फिर आपका हीरा है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका वीडियो डाल दिया गया है। वीडियो को देखें, पूरा देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है या आइकन बटन पर दबा करके जो है मेरा वीडियो संस्कृत का और साइंस का भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कहता है चालक की लंबाई पर तो चालक पर निर्भर करता है ना। तो ये आपका पहला नंबर रॉन्ग हो जाएगा। चालक के निर्भर पर निर्भर करता है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। 3 नंबर, चालक के तापमान पर, इस पर भी निर्भर करता है। और 4 नंबर कहता है चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो इस पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध, है ना। ओम के नियम के अनुसार बताया गया था कि यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न किया जाए, उसके लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में या अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 के पास लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, ठीक है। उपधातु का मतलब बता, जिसके बाद हम कक्षा में जिसके बाद हम कक्षा में कितना हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो। 5, 6 वाला आपका अधातु कहलाता है ना। अधातु जिसके बाद अगर हमें 4, 5, 6, 7 हो वो आपका अधातु है, ठीक है। और जिसके 4 हो वो आपका उपधातु, ठीक है। और 1, 2, 3 वाला आपका धातु है, ठीक है। तो इसका पहले राइट आंसर जानते हैं कि उपधातु का आपका जर्मेनियम है। तो अगर सर कहेगा कि हाँ सर कार्बनों के तो बात अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि C बराबर आपका 6 होता है, ठीक है। तो इसका 2 आपका 4 हो जाएगा। लेकिन ये बेचारा अपवाद है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। घर में भी कुछ लोग अपवाद होते हैं, जिसका रूल नियम कानून सब बहुत अलग होता है, इसीलिए कार्बन इसमें अपवाद है। और यह अपवाद के कारण कार्बनिक यौगिक जिसको कहते हैं, इसमें कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी लंबा विस्तृत बहुत लॉन्ग सा चैप्टर है ना। इसका वीडियो आपको कराया जाएगा। केवल आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखते रहें। अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करना वगैरह होता कमेंट करें, हम आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। याद रखिएगा इसमें आपका जर्मेनियम सही हो जाएगा। अगर आपको कार्बन पूछे कार्बन क्या है, तो कार्बन आपका क्या आपका है, कार्बन आपका अधातु है, यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, ठीक है ना। तो विभक्त वलय का उपयोग जानते हैं कहाँ करते हैं, हम विद्युत मोटर में करते हैं। विभक्त वलय का उपयोग हम विद्युत मोटर में करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है ना। हमारा शरीर जो है किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है एक अम्लीय होता है, तो मेरा शरीर जो है 0.6 से 0.8 के बीच में कार्य करता है,
ठीक है, याद रखिएगा 6.0 से लेकर के 6.8 के बीच जो ये कार्य करता है ना। याद रखिए अगर pH मान 7 हो तो उदासीन विलयन, 7 से कम हो, ठीक है, तो ये आपका अम्लीय को दर्शाता है, और 7 से अधिक वाला आपका क्या दर्शाता है, क्षारीय को दर्शाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर, एक प्रारूपी सौर सेल जिसका विद्युत विभवांतर विकसित करती है, कहता है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर जो है प्रारूपित है ना। तो कहता है क्या कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो याद रखिएगा कि 0.5 से 1.0 तक विभवांतर या प्रारूपित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपका होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। तो एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इसका आपके बराबर होता है। और ये जो आपका दिया यह आपका इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन का है, मैंने 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 के पास। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं साइंस का वीडियो में जो है 3 पार्ट के चैप्टर का विस्तार से बताया गया है, ऐसा आपको बता देते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा, है ना। इसका आंसर जो है 50 डिग्री का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। कहता है 32 नंबर कि एक उत्तल लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस क्या होगा, है ना। देखिए तो हम जानते हैं P बराबर जानते हैं 1/f होता है। तो इसका कितना होगा, 1 डायोप्टर दे दिया है, डायोप्टर लेंस की क्षमता है तो 1, ये आपका हो गया f हो गया। तो ऐसे देखिए अगर मीटर में आंसर दे, अगर मीटर में दे तो f का मान आपका 1 मीटर होगा, लेकिन मीटर में आपका 1 मीटर नहीं दे रहा है, सेंटी में दे रहा है। तो बताए थे अगर सेंटी में दे तो सेंटी में देगा तो क्या करेंगे कि P बराबर आप कर देंगे 100/f कर देंगे, है ना। तो इसका मान आपका 1 है, इसका मान आपका 100 हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा। तो f का मान निकालें तो कितना आपका आएगा, प्लस में 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, प्लस में 100 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है 33। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब विलयन का रंग कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो विलयन का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा अगर विलयन ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ठीक है, तो उस विलयन का रंग पता क्या होगा, हरा होता है ना, उस विलयन का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के पास। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है, तो हमको पता है श्वसन के अंतिम उत्पादन में आपका CO2 गैस निकलता है, जल निकलता है, प्लस क्या निकलता है, ऊर्जा की मात्रा इसमें निकलता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर कहता है, 34 यहाँ पर डबल आ गया है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है ना। तो किस रंग का अपवर्तनांक जो है मैक्स है ना। तो कहता है क्या, किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा। तो हम बताए थे कि जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से कराया जाता है तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में डिवाइड होता है ना, 7 रंगों में बढ़ता है। तो लाल रंग का विचलन कम होता है, विचलन कम, और उसका जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने तरंगदैर्ध्य जो उसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसके कारण हम उसको दूर से भी देख सकते हैं। इसीलिए इसका मैंने उपयोग जो है कहाँ करते हैं, हम रेलवे सिग्नल में भी कर सकते हैं। अतः इसका क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी क्या आपका होती है, कम हो जाएगी। अगर कोई लेंस पानी में डूबा हुआ है तो हवा के अपेक्षा इसका फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के पास आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कहता है कि
जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होगा, है ना। जब CO2 गैस को जब पानी में हम घोलेंगे तो विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि इसका प्रकृति क्षारीय होता है, इसीलिए आपका 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। एक मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस मीटर के संकेत पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो इस मीटर का अल्पतमांक क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर इसका पूछेगा अल्पतमांक अगर माप पूछे, ठीक है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कि होता है क्या कि मैंने जितना संख्या दे उसको ऊपर कर दे, मैंने 30 और बाई यहाँ पर देखिए हम कर देंगे 0 पॉइंट कितना दिया, 3 दिया, तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 300 का जाएगा, फिर सोल्व करेंगे इसको तो कितना का रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के पास कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो X क्या होगा। तो काले रंग का अगर सफ़ेद लो से कहे तो मैग्नीशियम, लेकिन काले का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉपर, आपका हो जाएगा काले रंग से जलता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के पास चलते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो हमको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। हमको मालूम है दंत विशेषज्ञ मरीज को देखने के लिए उपयोग करते हैं, कौन से दर्पण करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना, ये आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहता है। अपसारी, तब जो प्रकाश के फैला उसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे, तो अपसारी पूछा है तो आपका हो जाएगा अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलता है किसके पास, 43 के पास। कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन सी, सिलियरी मांसपेशियाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सिलियरी मांसपेशी, है ना। सिलियरी मांसपेशिया को जो हम पचमावी भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पचमावी दिया है, सिलियरी भी दे सकता है ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के पास चलते हैं। कहता कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर एसआई मात्रक पक्का पूछता है, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या आपका होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये ओम आपका प्रतिरोध का है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का, ये आपका वोल्ट आपका विभवांतर का है, और एम्पियर जो आपका क्या विद्युत धारा का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद 46 नंबर किस विलयन का उपयोग दीवार को सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसमें उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं 47 नंबर कि Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो बनता है BaSO4 प्लस NaCl बन रहा है आपका। ये कौन सा अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे ये अभिक्रिया दोनों देखिए यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कि सोडियम चला गया क्लोरीन के पास, है ना। ठीक है, और क्लोरीन से ब्रोमीन आपका आ गया, इसके पास आ गया, तो दोनों एक्सचेंज कर रहा है। तो दोनों एक्सचेंज करते कौन सा होगा अभिक्रिया आपका हो जाएगा, तो दोनों करता है तो आपका होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कहता है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर CaOH के हॉल्ट वाश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 49 नंबर लवण Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा। तो लवण है, तो कोई भी लवण है तो लवण का जो अगर
ठीक है। तो ये कहता है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो क्षारीय होता है, क्योंकि ये प्रकृति का क्षारीय होता है, अतः इसका pH मान 7 से अधिक होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, तो इसमें हम जाने 50 ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 वीडियो जो है कल आपका अपलोड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक देखें, अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या क्या आपको आवश्यकता है, हम आपको आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कमेंट आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव साइंस का डाला गया है, कल भी आप का जो साइंस का पार्ट 2 डाला जाएगा, इसी का 50 ऑब्जेक्टिव और करवाया जाएगा। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।